Hello students, welcome in 11th class physics. Students, in previous video we discussed about the radius of gyration and factors on which it depends. Today we will discuss with you the next topic, that is angular momentum and moment of inertia. तो angular momentum और moment of inertia में क्या रिलेशन रहेगा, आज उसके बारे में भी हम बात करेंगे. तो स्टूडेंट्स देखिए, सिंपल मान लेते हैं कि कोई रिजिड बॉडी है. ओके, तो लेट अस कंसीडर है रिजिड बॉडी. और लीजिए, मान लीजिए बेटा ये रिजिड बॉडी है, and this rigid body is rotating about a fixed axis, that is axis of rotation. तो इस एक्सिस के अराउंड बॉडी रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. और मान लीजिए एन पार्टिकल से मिलके बनी हुई है बेटा ये बॉडी. तो m1 दूसरे का मास क्या हो जाएगा बेटा m2, थर्ड बॉडी का मास हो जाएगा बेटा m3. ठीक है भाई, m3. इस तरह से एन पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है बॉडी, और इट इज़ रोटेटिंग अबाउट द फिक्स एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. तो बेटा बिकॉज बॉडी इज रोटेटिंग विद सेम एंगुलर वेलोसिटी, तो यहाँ पे ओमेगा सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. बट यहाँ पे जो लीनियर वेलोसिटी है वो डिफरेंट रहेगी, बिकॉज जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द पार्टिकल दैट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स. तो बेटा फर्स्ट का पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी की बात करें, दैट इज v1 इज इक्वल टू, हमें पता आर ओमेगा होता है, तो फर्स्ट पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी होगी दैट इज r1 ओमेगा. सेकेंड पार्टिकल लीनियर वेलोसिटी v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा, v3 इज इक्वल टू r3 ओमेगा. इस तरह से हम बात कर सकते हैं लीनियर वेलोसिटीज़ की. ओके, तो बेटा मोमेंटम का भी बात करें तो फर्स्ट पार्टिकल का जैसे मोमेंटम की बात करें बेटा क्या आएगा, मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो m1 वेलोसिटी हो जाएगा r1 ओमेगा. मोमेंटम सेकंड का कितना हो जाएगा बेटा m2 r2 ओमेगा. ठीक है भाई, इस तरह से आप क्या लिख सकते हो बेटा, और मोमेंटम लिख सकते हो. ठीक है, और अगर आपने मोमेंटम निकाल लिया है तो बेटा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, सभी को पता है, L इज इक्वल टू R क्रॉस P तो होता है एंगुलर मोमेंटम. तो बस क्या करेंगे भाई, फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा r1 इंटू P1. तो बेटा R1 मल्टीप्लाई बाई P1 की वैल्यू कितनी आई है बेटा m1 r1 ओमेगा. तो कितना आ जाएगा बेटा m1 r1 स्क्वायर ओमेगा. दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल. ठीक है भाई. सिमिलरली अगर आप बात करते हो सेकंड पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा बेटा, निकाल लेते हैं, दैट इज m2 r2 स्क्वायर ओमेगा. थर्ड पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा बेटा m3 r3 स्क्वायर ओमेगा. ठीक है, तो इस तरह से आप एंगुलर मोमेंटम निकाल लोगे बेटा. अब एन पार्टिकल सिस्टम का है अगर आपका, तो हम निकालेंगे अब एंगुलर मोमेंटम. लिख लेते हैं बेटा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ कंप्लीट बॉडी या होल बॉडी. पूरी बॉडी का निकालने अगर हम, तो पूरी बॉडी का क्या आएगा बेटा, L इज इक्वल टू ऐसे फर्स्ट पार्टिकल का m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, सेकंड का बेटा m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, m3 r3 स्क्वायर ओमेगा. इस तरह से करते हुए बेटा आपका क्या चला जाएगा mn rn स्क्वायर ओमेगा. ठीक है भाई, जो आपका मोमेंटम आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम की बात कर सकते हो आप यहाँ पे. ठीक है भाई, तो अब देखिए L इज इक्वल टू बेटा ओमेगा कांस्टेंट ले लेते हैं, तो पीछे क्या रहा है कॉमन ले लेते हैं, तो m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, करते करते बेटा mn rn स्क्वायर, और बाहर आ जाएगा कॉमन आपका बेटा क्या, ओमेगा. तो बेटा ये जो ब्रैकेट में है इसको हम लिख सकते हैं समेशन, ऐसे लिख सकते हैं समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n mi होल स्क्वायर. ठीक है भाई, दिस इज द L, और बाहर चल रहा है बेटा ओमेगा. तो बेटा ये क्या होता है, सारा ये आई होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो होता ही. तो आप क्या कह सकते हो, L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा बेटा. ठीक है, तो क्या रिलेशन आया भाई L में और आई में, क्या रिलेशन है बेटा, एंगुलर मोमेंटम में और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशन क्या बेटा, L इज इक्वल टू आई ओमेगा. तो L हेयर इज एंगुलर मोमेंटम, आई क्या यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी बेटा. ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर्स हैं. ठीक है, तो भाई अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी 1 हो जाए, यूनिट पुट कर दे, तो बेटा L और I क्या रहेंगे, विल बी द सेम. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट द एक्सिस इज इक्वल टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी रोटेटिंग विद यूनिट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं बेटा इसको. ठीक है, अब देखिए
ये आपका एक रिलेशन आ गया भाई एल और आई के बीच में। अब बेटा बिल्कुल सिंपल सी बात करते हैं। देखो आपने क्या लिखा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, आपने ये लिख लिया रिलेशन से, ठीक है। अगर आप डेरिवेटिव करते हो इसका विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इधर आ जाएगा बेटा डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे बेटा आई कॉन्स्टेंट रहेगा, डी डब्ल्यू बाई डी टी रहेगा बेटा, ठीक है। बेटा डी डब्ल्यू बाई डी टी, तो ये होता है बेटा एक्सेलरेशन। क्या होता है बेटा ये एक्सेलरेशन। आप कह सकते हो कि ये आई इंटू एल्फ़ा, आई इंटू अल्फ़ा बेटा, ये ओमेगा ना, ये ओमेगा है। अगर ओमेगा चेंज होता है बेटा टाइम के साथ, ठीक है, तो दैट इज़ अल्फ़ा, एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं इसको बेटा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू बेटा आई इंटू अल्फ़ा, ये टॉर्क के इक्वल भी होता है। तो ये रिलेशन मैंने पहले भी ट्राई करवा दिया आपका, टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, ठीक है भाई। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज मेजर्ड बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी बेटा, ठीक है। और अब बात करते हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बेटा। जैसे हमने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात की थी, तो अब बात करते हैं बेटा हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम बेटा। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात करते हैं आज हम। अभी मैंने पीछे रिलेशन निकाला है बेटा, टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, ठीक है। तो बेटा ये आपका था टोटल टॉर्क, टाउ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, अभी पता है टोटल टॉर्क। जैसे हमने बात की थी उसमें, जैसे एफ इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डी पी बाई डी टी लीनियर मोमेंटम में। मैंने कहा था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, अगर बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो लगा दे, तो भाई डी पी बाई डी टी क्या रहेगा, दैट इज जीरो। अगर किसी टर्म का डेरिवेटिव जीरो आ जाए, इसका मतलब वो टर्म क्या होती है बेटा, कांस्टेंट। क्या होती है, कांस्टेंट। तो इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी जीरो, देन द टोटल लीनियर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट। तो ये एक पैरामीटर आ गया है। तो टोटल लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। अब सिमिलरली यहाँ पे देखा जाए, अगर इफ एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द बॉडी इज जीरो, अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल टॉर्क ना जीरो लगे, तो बेटा उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम दैट विल बी इक्वल टू जीरो। किसी पैरामीटर का डेरिवेटिव जीरो आ गया, इसका मतलब वो पैरामीटर क्या बेटा, कांस्टेंट है, ठीक है भाई। तो एल विल बी द कांस्टेंट, अगर उस पर एक्सटर्नल टॉर्क क्या लगेगा बेटा, जीरो लगेगा, तो ये कांस्टेंट रहेगा बेटा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है भाई। तो यहाँ से देखिए अब आपका जो एल है वो कांस्टेंट आ गया बेटा। तो एल की वैल्यू कितनी आई है बेटा, अभी बताया था मैंने, आई इंटू ओमेगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये हुआ बेटा, अगर यहाँ पे ओमेगा इंक्रीज करता है तो आई क्या रहेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि ओवरऑल क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट पैरामीटर रहेगा। तो वन पैरामीटर इफ इंक्रीजेज द अनदर पैरामीटर ऑटोमेटिकली क्या करेगा बेटा, विल डिक्रीज बेटा। ये बात नोट कर लीजिए, अगर एक पैरामीटर इंक्रीज करता है तो सेकेंडली पैरामीटर ऑटोमेटिकली क्या करता है बेटा, डिक्रीज करता है, ठीक है भाई। तो कुछ कुछ एप्लीकेशंस करते हैं इस पे, देखिए एल इज इक्वल टू आई ओमेगा पे अगर एक एप्लीकेशन करें तो बिल्कुल क्लियर लिख लेते हैं। जैसे कि हम बात करें एंगुलर, यहाँ पे बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिवोल्यूशन, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिवोल्यूशन of a planet around the sun in elliptical orbit increases when planet comes closer to the sun and vice versa। पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, बाकी सिंपल सी बात लिखी हुई है। कहता है कि जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द प्लेनेट है अराउंड सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट इंक्रीज करती है व्हेन प्लेनेट कम्स क्लोजर टू द सन एंड वाइस वर्सा। कहता है कि जब कोई प्लेनेट ऑर्बिट में बिल्कुल सन के क्लोज होता है, ठीक है, तो उस प्लेनेट की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करती है। कैसे, जैसे मान लीजिए सन है और ये उसकी इलिप्टिकल ऑर्बिट्स है, मान लीजिए ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है और ये मान लीजिए आपका सन है यहाँ पे। तो बेटा क्या कर रहा है कि जो जब ये सन है, ये हमारा प्लेनेट है, तो प्लेनेट जब रिवॉल्व करेगा तो ये तो देखो सन से काफ़ी डिस्टेंस ज़्यादा है, और ये जब ये प्लेनेट यहाँ पे आ जाएगा तो ये डिस्टेंस कम है। तो इसका मतलब क्या है भाई,
जब प्लेनेट सन के नज़दीक होगा, क्लोजर टू द सन होगा, तो बेटा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है, बट जब दूर होगा तो उसकी वेलोसिटी बेटा डिक्रीज कर जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा, देखिए अभी बताया था मैंने, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेटा? मास इंटू स्क्वायर द डिस्टेंस। तो बेटा जब कोई प्लेनेट सन के नज़दीक आएगा, तो सन के नज़दीक आने का तो रेडियस वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अरे डिस्टेंस क्या हो जाएगी? क्लोजर आएगा तो आर कम हो जाती है, आर कम हो जाती है तो बेटा आई क्या हो जाता है? वो डिक्रीज कर जाता है। और जब आई डिक्रीज करेगा तो बेटा एल को कांस्टेंट रखने के लिए तो ओमेगा को क्या करना पड़ेगा बेटा? इंक्रीज करना पड़ेगा। इसलिए बेटा एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है टू रिमेन द एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। तो बेटा व्हेन ए प्लैनेट कम क्लोजर टू द सन, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल डिक्रीज, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज कर जाएगा। और इन ऑर्डर टू रिमेन कांस्टेंट एल, तो बेटा ओमेगा इज ऑटोमेटिकली कांस्टेंट बेटा, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि बेटा जो प्लैनेट है ना क्लोजर टू द सन आता है, उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है बेटा वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। सेकंड करते हैं बेटा, जैसे मान लीजिए बेटा क्या होता है कि कोई बेल्ट डांसर होती है जैसे, ठीक है, कोई डांसर है, बेल्ट डांसर, वो रिवॉल्व कर रही है सर्कुलर उसमें ऑर्बिट में। तो एक बेल्ट डांसर है ना, इट इज़ रोटेटिंग विद आर्म्स एंड लेग्स स्ट्रेच्ड आउटवर्ड। तो कहने का मतलब क्या है कि जब कोई बेल्ट डांसर है बेटा, जब वो रोटेट करती है तो बेटा वो अपनी आर्म्स को कभी बाहर निकालती है, कभी अंदर की तरफ ले जाती है, ठीक है। तो व्हेन शी इज रोटेटिंग with her arms and legs stretched outwards, तो when she fold her arms and brings the stretched leg close to the other legs, तो हर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेज। बेटा ये ऑब्वियसली बात है, कोई बेल्ट डांसर जब अपने हाथों को अंदर की तरफ लेके आती है और अपने पाँव को अंदर की तरफ लेके आती है, उससे क्या हो जाता है बेटा? उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिक्रीज कर जाता है। आई डिक्रीज करेगा उस केस में, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गई। आई डिक्रीज करेगा तो बेटा ओमेगा क्या करेगा? वो इंक्रीज करेगा, तो एंगुलर वेलोसिटी उसकी इंक्रीज कर जाती है। लेकिन अगर वो अपने हाथों को बाहर की तरफ निकाल लेती है, लेग्स को भी बाहर की तरफ फोल्ड कर निकाल लेती है, तो उससे बेटा आई क्या करेगा? उसका इंक्रीज करेगा। आई इंक्रीज करेगा तो ओमेगा वहाँ पे बेटा डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को ये ओबे करता है बेटा, ठीक है। सिमिलरली एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए बेटा कोई पर्सन है, और मान लीजिए कोई ये लीजिए कोई रोटेटिंग टेबल है, ये मान लीजिए कोई रोटेटिंग टेबल है, ठीक है। इसके ऊपर कोई पर्सन आपका, ठीक है, लेट्स से दिस इज़ द पर्सन, बात करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई पर्सन है बेटा, और इसके हाथों में क्या भाई? वेट्स है, क्या है ये? मान लीजिए वेट है इसके हाथ में, ठीक है भाई। लेट्स से इट हैव, दिस पर्सन हैज़ वेट। तो बेटा ये क्या करता है? ये मान लीजिए किसी रोटेटिंग टेबल पे है भाई, खड़ा हुआ है। तो बेटा देखिए, ये अगर अपने हाथों के अंदर क्या भाई? वेट्स है। अगर वो अपने हाथों को बाहर की तरफ फैलाता है, ठीक है, और रोटेटिंग टेबल रोटेट कर रही है, तो इससे क्या होगा बेटा? उसके डिस्टेंस है ना जो हाथों से या बॉडी से काफ़ी दूर है, तो यहाँ से आर इंक्रीज कर जाता है। आर इंक्रीज करने से यहाँ पे इसका बेटा आई इंक्रीज करेगा। आई इंक्रीज करेगा तो बेटा ओमेगा डिक्रीज करेगा। तो जब वो रोटेटिंग टेबल पर रोटेट कर रहा है तो बेटा उसका एंगुलर वेलोसिटी है ना डिक्रीज करेगी, अगर वो अपने वेट को बाहर की तरफ, हाथों को बाहर की तरफ फोल्ड करता है। लेकिन सेकंड केस में अगर वो वेट को अपन अंदर की तरफ ले आता है, हाथों को अगर अंदर की तरफ पुश कर लेता है, तो उसका बेटा आई क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, बट उसका ओमेगा क्या कर जाएगा? इंक्रीज करेगा। तो अगर कोई वेटिंग टेबल पे है, रोटेट कर रहा है पर्सन, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी अगर उसके वेट अंदर साइड है। लेकिन अगर वो हाथों को बाहर की तरफ ले लेता है तो बेटा उसकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी बेटा, ठीक है। तो ये भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेटा, ठीक है। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक योर डाउट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।